हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं दीपक सर और आज का फिजिक्स क्लास में आप सबका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन या फिर काइनेमेटिक्स 1D भी जिसको बोलते हैं, और आज उसका है लेक्चर नंबर 6। लास्ट लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर था, काफ़ी सारे जे के क्वेश्चन किया हम लोग। मैंने आपको एक होमवर्क भी दिया था। आज भी हम लोग जो पोर्शन सीखेंगे इट इज मतलब ये हमें मोशन को और अच्छे से अंडरस्टैंड करने में मदद करेगा। कोई भी पार्टिकल का स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा है तो हम उसको कैसे कैसे एनालाइज करेंगे, कैसे कैसे टाइप्स में उसको डिवाइड करेंगे, कैसे कैसे उसके डिफरेंट पैरामीटर्स कैलकुलेट कर पाएंगे, आज हम उसके ऊपर डिस्कशन करने वाले। तो सबसे पहले हमें कुछ टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में जानना पड़ेगा। जैसे अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन करता है तो उसका मोशन या तो यूनिफॉर्म स्पीड वाला हो सकता है। यूनिफॉर्म स्पीड मतलब ऐसे लिख सकते हो, सम बेसिक कॉन्सेप्ट। ऐसे सम बेसिक कॉन्सेप्ट, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग क्लास 9 में थोड़ा बहुत पता होगा आप लोगों को। थोड़ा सा स्टार्ट करेंगे। यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म का मतलब कांस्टेंट, या फिर इसको ऐसे भी लिखा जाता है कांस्टेंट स्पीड, है ना। इसको यूनिफॉर्म स्पीड या फिर कांस्टेंट स्पीड से लिखते हैं। इसका मतलब क्या है, स्पीड कब कांस्टेंट होगा ना, हमारा जब ए बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस in equal interval of time, in equal interval of time। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, नो मैटर वो कैसे चल रहा है, ऐसे ऐसे टेढ़ा चल रहा है, सीधा चल रहा है, कोई मतलब नहीं। अगर उसका डिस्टेंस एवरी टाइम में, ईच टाइम इंटरवल में, फर्स्ट 5 सेकेंड में अगर वो 10 मीटर गया, नेक्स्ट 5 सेकेंड में भी 10 मीटर गया, उसके बाद वाले 5 सेकेंड में भी 10 मीटर गया, इसका मतलब इक्वल इंटरवल में वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, देन वी विल कॉल दिस बॉडी टू बी परफॉर्मिंग और गोइंग विथ ए यूनिफॉर्म स्पीड। अच्छा, यूनिफॉर्म स्पीड में क्या होता है ना, द डायरेक्शन में डायरेक्शन चेंज हो सकता है, तो अगर मैथमेटिकली बोलूंगा तो मॉड ऑफ v इक्वल टू कांस्टेंट होगा। क्या कांस्टेंट होगा? मॉड ऑफ v। अच्छा, क्या वेलोसिटी कांस्टेंट होगा? नो, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगा। v वेक्टर इज नॉट कांस्टेंट, है ना। हियर v वेक्टर इज नॉट कांस्टेंट, दिस इज ए रॉन्ग स्टेटमेंट। यूनिफॉर्म स्पीड या कांस्टेंट स्पीड का मतलब द मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट बट वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट। समझ में आया? बिकॉज ये ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज डायरेक्शन में चेंज। तो अगर स्पीड कांस्टेंट हुआ तो इससे मैं लिखूंगा d/dt ऑफ मॉड v वेक्टर, और एक लिखूंगा d/dt ऑफ v वेक्टर, इसका मॉड। ये दोनों में क्या डिफरेंस है? जस्ट थिंक अबाउट दिस टू टर्म्स। This term tells you mod v means speed and it is time, so it is known as the rate of change of speed। rate of change of speed है ये, इसे डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं। ये एक स्केलर क्वांटिटी आएगा, ये स्केलर क्वांटिटी है, बिकॉज ऑलरेडी स्केलर का डेरिवेटिव कर रहे हैं। सोचो, मॉड v कांस्टेंट, तो कोई भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? 0। तो ये वाला क्वांटिटी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा व्हेन द स्पीड इज कांस्टेंट। लेकिन ये dv वेक्टर बाय dt मतलब पहले वेलोसिटी का डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी मींस एक्सेलरेशन एंड इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। बट इफ वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, दिस इज नॉट इक्वल टू 0। उसका रीजन है कि डायरेक्शन में चेंज। तो ये आया हमारा यूनिफॉर्म स्पीड की बात। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब जब इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तब हम बोलते हैं कि द स्पीड इज कांस्टेंट
एंड स्पीड का मतलब है कि मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट बट डायरेक्शन में कीप ऑन चेंजिंग. तो इफ द डायरेक्शन इज चेंजिंग we cannot say the velocity is constant because velocity is a vector quantity which has both magnitude and direction. Speed is just the magnitude. So if speed is constant, the magnitude is constant but the direction may change, and if the direction is changing then the velocity of the particle is not constant. If velocity is not constant then acceleration is not zero, but your speed is constant, so rate of change of speed is zero. तो these two terms you have to remember. This is the magnitude लेके फिर derivative. Here derivative का magnitude. This tells you the magnitude of acceleration, but this tells you the magnitude of rate of change of speed. Alright, this is the condition. Second thing, uniform velocity. Uniform velocity. Uniform velocity मतलब क्या है ना, having the magnitude as well as direction of the velocity is constant. मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट होगा और डायरेक्शन भी कांस्टेंट होगा, देन हम लोग बोलेंगे इट इज मूविंग विथ ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एंड इट इज ओनली पॉसिबल when it is moving in a straight line. Moving in a straight line, then only it is possible. It is going with a constant speed. यहाँ पे भी v equal to 5 मीटर पर सेकेंड, v equal to 5 मीटर पर सेकेंड, v equal to 5 मीटर पर सेकेंड. So this is the case of uniform velocity. Now if the uniform velocity, if v vector equal to constant, this implies mod of v vector is also constant. तो इस केस में मैग्नीट्यूड ऑफ dv वेक्टर बाई dt ये भी जीरो होगा, एंड d ऑफ v वेक्टर बाई dt ये भी जीरो होगा. दीज आर द टू केसेस कि यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म वेलोसिटी. यूनिफॉर्म स्पीड में अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी को हम कांस्टेंट नहीं लिख सकते. अगर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हुआ इसका मतलब है कि उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो भी जीरो नहीं होगा. लेकिन यहाँ पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी मींस मैग्नीट्यूड कांस्टेंट एज वेल एज डायरेक्शन आल्सो कांस्टेंट. सो दिस टोटल v वेक्टर इज कांस्टेंट और उसका मैग्नीट्यूड तो वैसे भी कांस्टेंट, तो इसका भी डेरिवेटिव जीरो एंड इसका भी डेरिवेटिव जीरो. सो दिस इज हाउ यू शुड एनालाइज द थिंग्स. कोई भी स्टेटमेंट यूनिफॉर्म स्पीड यूनिफॉर्म वेलोसिटी आपको कोई भी पढ़ा सकता है. डेफिनेशन आप क्लास 9 में भी जानते होंगे, बट एंट्रेंस में आपको वो डेफिनेशन थोड़ी पूछेंगे. और डेफिनेशन बच्चों की बात है, बट नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड इट इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स. मैथमेटिकल टर्म्स में आपको ये सारी चीजें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, तभी जाके आपको समझ में आएगा कि किस तरह से हमारे एक्सप्रेशंस लिखे जाते हैं इन फिजिक्स यूजिंग मैथमेटिक्स. गॉट माय पॉइंट? सो राइट इट डाउन अच्छे से. यूनिफॉर्म स्पीड, ये सारे कंडीशंस अच्छे से लिखना है, किसका मतलब क्या है और ये क्या है, एवरीथिंग यू राइट इट डाउन. फिर हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं. ऑलराइट, हो गया बच्चों? चलो, तो यूनिफॉर्म स्पीड यूनिफॉर्म वेलोसिटी हम लोग पढ़ लिए. उसके बाद हम लोग अभी पढ़ेंगे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड और वेलोसिटी. अगर स्पीड कांस्टेंट नहीं हुआ, स्पीड कांस्टेंट हो गया तो अच्छी बात है, वेलोसिटी स्पीड कांस्टेंट हो गया या फिर वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया स्ट्रेट लाइन में, तो उसका एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, कुछ टेंशन की बात ही नहीं. अगर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कब बोलेंगे ना, जब या तो मैग्नीट्यूड या तो डायरेक्शन, व्हेन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी, वेलोसिटी का चाहे मैग्नीट्यूड चेंज हो या चाहे डायरेक्शन चेंज हो, अगर हो गया देन इट इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी. और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी स्ट्रेट लाइन में तो क्या डायरेक्शन चेंज हो गया, तो आगे जाएगा या तो पीछे जाएगा. तो जनरली हम जो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात कर रहे हैं, इसको एक्सीलरेटेड मोशन भी कहा जाता है. मतलब
जब भी वेलोसिटी चेंज हुआ, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या है कि द वेलोसिटी विल चेंज, and if the velocity is changing, that means there is some acceleration. So such motions which are not non-uniform velocity motions, they are also called as accelerated motions, because the particles possess acceleration in this case. ये केस में in this particular case, when there is non-uniform velocity or the velocity is changing, the motion is said to be an accelerated motion because the particle has some acceleration. अब वो acceleration कैसे कैसे हैंगे उसके दो केस बताया हमने. क्या केस हुआ ना, या तो स्पीड इंक्रीज हो सकता है, स्पीड इंक्रीज हो सकता है. कब इंक्रीज होगा स्पीड ना, जब वेलोसिटी वेक्टर एक्सेलरेशन वेक्टर सेम डायरेक्शन में रहेंगे. इसकी बात हम लोग कर चुके हैं पहले से. इफ द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर इन द सेम डायरेक्शन, देन द स्पीड इंक्रीजेस and we call this as a positive acceleration or simply acceleration. Positive acceleration or simply acceleration बोलते हैं. Case 2, if velocity is here, like the object is going here but the acceleration is here, that means velocity and acceleration are in opposite direction. So if v vector and a vector are in opposite direction, then what will happen, then the speed of the particle will decrease. तो दो के स्पीड इंक्रीज जब होगा जब v और a सेम डायरेक्शन में होंगे, हम उसको पॉजिटिव एक्सेलरेशन बोलेंगे. और जब स्पीड वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो स्पीड डिक्रीज होगा, तब हम उसको नेगेटिव एक्सेलरेशन भी बोलते हैं, कोई कोई रिटार्डेशन भी बोलते हैं, कोई कोई डिसेलरेशन भी बोलते हैं. तीन नाम है. इट इज हैविंग ए नेगेटिव एक्सेलरेशन, और इट इज हैविंग रिटार्डेशन, और इट इज हैविंग डिसेलरेशन. इसको डिसेलरेशन या रिटार्डेशन के नाम से जाना है. दो केसेस पॉसिबल है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का, कि या तो स्पीड इंक्रीज होगा या तो स्पीड डिक्रीज होगा. स्पीड इंक्रीज हो रहा कब होगा ना, जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सेम रहेगा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा. और केस 2 में स्पीड डिक्रीज तब होगा जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन उल्टा रहेगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन या फिर डिसेलरेशन हम उसको कहेंगे. जब ऐसे केसेस आएंगे तब हम इसको ऐसे करेंगे. समझ में आ गया. चलो नेक्स्ट है कि द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल मे बी कांस्टेंट और वेरिएबल. अब बात यह है कि चाहे वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा हो या वो नेगेटिव एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा हो, जो भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा हो, वेदर इट इज प्रोड्यूसिंग ए पॉजिटिव एक्सेलरेशन और ए नेगेटिव एक्सेलरेशन. फॉर एग्जांपल गाड़ी में जा रहे एक्सेलरेट करते हैं, सो द एक्सेलरेटर स्पीड्स यू अप, अपना स्पीड इंक्रीज करता है. ऑलराइट, दैट इज व्हाई कॉल इट एज ए एक्सेलरेटर. इट प्रोवाइड्स यू एक्सेलरेशन. बट डिसेलरेशन या फिर रिटार्डेशन, व्हेन यू अप्लाई ब्रेक्स योर स्पीड डिक्रीजेस, सो दैट ब्रेक्स प्रोवाइड यू डिसेलरेशन और रिटार्ड, excuse me, deceleration or retardation it provides you. That's why your speed decreases. Alright, so this is simply case. Now the thing is, if it is a non-uniform motion or if the velocity is changing, that means there is some acceleration. It may be positive or it may be negative, but one thing that we have to mark here is the acceleration of the particle may be constant or variable. Constant or variable. Because on the basis of constant and variable, we are going to study the constant acceleration part for the coming 4-5 lectures, है ना. अगले 4 to 5 classes तक we are going to study about this constant acceleration only. Variable acceleration at the end, पूरा end में पढ़ा होगा variable acceleration. But समझ में आ गया how this motion thing is divided ना, rest फिर motion, देन मोशन को यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी. नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी को फिर एक्सेलरेटेड मोशन भी बोलते हैं. उसमें इधर पॉजिटिव एक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन. नाउ दिस एक्सेलरेशन में भी कांस्टेंट और वेरिएबल. लाइक दैट द मोशन इज क्लासिफाइड, और द मोशन वी स्टडी, और स्टडी ऑफ मोशन को ऐसे पढ़ते हैं. ऑलराइट, सो ये सब डेफिनेशन है, छोटी छोटी बातें हैं, धीरे धीरे चीजें हैं. आप लिख लो इसको, फिर हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं. कांस्टेंट एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ेंगे. किसके बारे में पढ़ेंगे? कांस्टेंट एक्सेलरेशन के बारे में. अच्छे से लिख लो, फिर आगे बढ़ो. चलो बच्चों,
कांस्टेंट एक्सेलरेशन पढ़ने से पहले आपका कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी के लिए कुछ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस, लाइक कुछ स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं, आपको बताने कि ये स्टेटमेंट में से कौन से स्टेटमेंट ट्रू है और कौन से स्टेटमेंट फॉल्स। ठीक है, पहला स्टेटमेंट लिखा है v वेक्टर इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज कांस्टेंट, तो एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल इज जीरो, एब्सोल्युटली ट्रू, कोई मना नहीं कर सकता, एब्सोल्युटली ट्रू। और एक्सेलरेशन जीरो तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन भी क्या होगा, जीरो, इट इज आल्सो। और मैग्नीट्यूड रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड भी क्या होगा, जीरो, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब स्पीड भी कांस्टेंट, तो कोई भी चीज कांस्टेंट हुआ तो उसका डेरिवेटिव जीरो। इधर ये भी हम पढ़ चुके हैं, अगर v वेक्टर जीरो होगा तो a वेक्टर भी जीरो है, सॉरी v मैग्नीट्यूड ऑफ v वेक्टर दैट इज स्पीड अगर कांस्टेंट होगा देन a वेक्टर विल बी जीरो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। सो दिस विल बी योर फॉल्स, दिस विल बी योर फॉल्स। अगर एक्सेलरेशन जीरो नहीं है तो उसका मैग्नीट्यूड कहां से जीरो होगा, बिकॉज dv वेक्टर बाय dt इज द एक्सेलरेशन वेक्टर ओनली, तो अगर एक्सेलरेशन जीरो फॉल्स है तो उसका मैग्नीट्यूड जीरो कहां से होगा, है कि नीचे आओ, स्पीड कांस्टेंट है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड ट्रू हो जाएगा, जीरो होगा, राइट। अब आते हैं इधर, ये दोनों एक्चुअली नया चीज है, वो दोनों तो मैं पहले ही बता चुका था आपको, ये दोनों एक्चुअली नया है। क्या बोला, इफ वेलोसिटी इज जीरो एट ए पर्टिकुलर टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम पे अगर वेलोसिटी जीरो हो गया मतलब कि एक्सेलरेशन भी जीरो होगा, है ना। कुछ को लग रहा होगा जब वेलोसिटी जीरो तो एक्सेलरेशन कैसे जीरो नहीं, सही बात है, वेलोसिटी जीरो अगर है फॉर ए टाइम इंटरवल, अभी देखा तो वेलोसिटी जीरो, कुछ देर बाद देखा तो भी वेलोसिटी जीरो, तब एक्सेलरेशन जीरो होगा, मतलब कि ये ट्रू होगा, सही बात है, ये भी ट्रू होगा, सही बात है, ये भी ट्रू होगा, सही बात है, क्योंकि इट इज वेलोसिटी जीरो फॉर ए टाइम, कुछ टाइम के लिए वेलोसिटी जीरो हुआ तो कभी वेलोसिटी चेंज ही नहीं हुआ। लेकिन अगर एक पर्टिकुलर टाइम पे वेलोसिटी जीरो हुआ, जैसे कि बॉल को तुम ऐसे फेंक दिए, बॉल ऐसे गया 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 मैक्सिमम हाइट यहां तक, फिर यहां से रिटर्न आएगा नीचे, तो अगर यहां पे उसका वेलोसिटी तो जीरो हो गया, तभी तो जाके वो अपना रिटर्न आ रहा है, तो अगर वेलोसिटी जीरो हो गया एक्सीलरेशन भी जीरो हो जाता तो फिर वापस कैसे आए। दैट मीन्स इफ द वेलोसिटी जीरो एट ए पर्टिकुलर टाइम देन द एक्सीलरेशन विल बी जीरो, ऐसा जरूरी नहीं है, उसके बाद उसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है कि नहीं। जैसे हम लोग ये क्वेश्चन भी किए थे, यहां से स्टार्ट किया, ऐसे गया, फिर ऐसे वापस आया, जहां से वापस आया वहां पे तो वेलोसिटी जीरो था, बट एक्सीलरेशन थोड़ी जीरो था, एक्सीलरेशन जीरो नहीं था, तो वेलोसिटी जीरो होने से भी एक्सीलरेशन जीरो होगा ऐसा जरूरी नहीं है ए पर्टिकुलर टाइम, बट फॉर ए टाइम इंटरवल अगर वेलोसिटी जीरो हुआ तो एक्सीलरेशन भी जीरो हो जाएगा। क्लैरिटी है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स, ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा, फॉल्स। वेरी वेरी सिंपल लेकिन वेरी वेरी कॉन्सेप्चुअल, आपको जनरली ऐसे सारे कॉन्सेप्ट लिखे हुए नहीं मिलते हैं किताब में, इसीलिए इसको पूरा अच्छे से अरेंज करके ऑल दिस कॉन्सेप्ट्स आर बीइंग प्रोवाइडेड टू यू। ऑलराइट, तो आप ये स्टेटमेंट अच्छे से लिख लीजिए, फिर हम लोग शुरू करते हैं कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन, फॉर्मूला भी डिराइव करेंगे और बहुत अच्छे से न्यूमेरिकल करने वाले हैं। चलिए आप इसको फटाक से उतार लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों, तो हम लोग पढ़ रहे हैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला, अभी हम स्टार्ट करेंगे। वी स्टडीड दैट वेलोसिटी में बी कांस्टेंट, वेलोसिटी मे नॉट बी कांस्टेंट, स्पीड कांस्टेंट, स्पीड नॉट कांस्टेंट, द एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव, ऑल दोस थिंग्स वी अंडरस्टूड। अभी नाउ वी विल सी इफ ए पार्टिकल इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। ध्यान से देखो ये चीज को, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, इसका मतलब है एक्सेलरेशन वेक्टर इक्वल टू कांस्टेंट, और एक्सेलरेशन वेक्टर कांस्टेंट का मतलब है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, बोथ, दोनों मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर कांस्टेंट, बोथ आर कांस्टेंट। ठीक है, दोनों ही कांस्टेंट होने चाहिए, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी।
तब हम बोलेंगे कि द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट एंड ऐसे टाइप के मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अभी हम लोग एक पार्टिकल के बारे में बात करते हैं। हम लोग एक्चुअली कैलकुलस मेथड पढ़ेंगे, ठीक है। कैलकुलस मेथड, कौन सा कैलकुलेशन मेथड ना, डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन आप लोग सुने होंगे, क्या क्या होते हैं, b इक्वल टू यू प्लस ए टी, क्लास 9 में पढ़े होंगे आप लोग, है ना। दिस इज द इक्वेशन ऑफ मोशन। और एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। These are the three equations of motion that you already know. What we will do today is we will derive these equations. We will derive these equations for uniformly accelerated motion. ये uniform acceleration का होता है by calculus method. By calculus method, है ना। चलिए पहले सिचुएशन समझते हैं। लेट सिचुएशन समझते हैं। लेट ए particle has position vector r I vector at t equal to 0 and velocity equal to u vector। क्या दिया है, एक पार्टिकल है, जो पार्टिकल की t इक्वल टू 0 पे उसका पोजीशन वेक्टर है r I और उसका वेलोसिटी है u वेक्टर। ये u वेक्टर को बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं इसको, इनिशियल वेलोसिटी, है ना, बिकॉज इट इज द वेलोसिटी प्रेजेंट इन द स्टार्टिंग, पहले इनिशियल वेलोसिटी u वेक्टर, दैट इज द वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0। अच्छा, आफ्टर सम टाइम t, कुछ टाइम t सेकेंड के बाद, आफ्टर सम टाइम t सेकेंड, position vector becomes r final vector and velocity becomes v vector। ये कहानी है कि एक पार्टिकल है जिसका t इक्वल टू 0 पे पोजीशन वेक्टर था r I वेक्टर और उसका वेलोसिटी था u वेक्टर। अच्छे से लिख देता हूं, u वेक्टर। एंड कुछ टाइम बाद, आफ्टर टाइम t सेकेंड, इस पोजीशन चेंज, r इनिशियल से r फाइनल, एंड इट्स वेलोसिटी चेंज फ्रॉम u टू v। नाउ द थिंग, इफ द वेलोसिटी चेंजिंग, दैट मींस देयर इज एक्सीलरेशन एंड देयरफॉर, और एक चीज, क्या इंपॉर्टेंट चीज बोला गया ना, द एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट। एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट, दैट इज ए वेक्टर। बिकॉज अगर वेलोसिटी चेंज हुआ मतलब उसका एक्सेलरेशन होगा ही होगा। और हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं ना, नाउ वी आर स्टडीइंग अबाउट यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। मतलब मोशन अगर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन कांस्टेंट हुआ तो कैसे कैसे कहानी आएगा, ये सब हम लोग सीखते हैं, ठीक है। तो सिचुएशन समझ में आया। पोजीशन इनिशियली पार्टिकल था r इनिशियल पे, t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी था u वेक्टर। कुछ टाइम बाद उसका पोजीशन वेक्टर r फाइनल हो गया और उसका वेलोसिटी वेक्टर हो गया v वेक्टर। लेकिन पूरे मोशन के दौरान द एक्सेलरेशन वाज कांस्टेंट एंड द एक्सेलरेशन वाज a वेक्टर। नाउ वी नो, ये पहला वाला, ठीक है, पहला वाला डेरिवेशन। वी नो, व्हाट वी नो ना, a वेक्टर इक्वल टू dv वेक्टर बाय dt। This is what we know. Yes sir, this one no. A vector equal to dv vector by dt. Now bring it here. So it will be a vector dt equal to, it will be dv vector. Right? Now whenever ऐसे situations आते हैं हम लोग क्या करते हैं, दोनों साइड इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में लिमिट डालना इंपॉर्टेंट होता है। लिमिट कैसे डालते हैं हम लोग याद करो। यहाँ पे वेरिएबल कौन है, t, तो t का लिमिट डालेंगे। t कहां से स्टार्ट हुआ, 0 से कहां तक गया, t तक, तो लिमिट हो गया t का 0 से t। ऑलराइट, यहां पे वेरिएबल कौन है, वेलोसिटी। और वेलोसिटी कहां से चेंज हो रहा है ना, u वेक्टर से v वेक्टर तक वेलोसिटी चेंज हो। सो इट विल बी फ्रॉम u वेक्टर अप टू v वेक्टर। इसका लिमिट हो गया u वेक्टर टू v वेक्टर, इसका लिमिट हो गया 0 टू t। नाउ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। सिंस एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, it can be taken out of integration,
इट कैन बी टेकन आउट ऑफ इंटीग्रेशन। इसको हम लोग इंटीग्रेशन से बाहर लेके आ सकते हैं। इंटीग्रेशन से बाहर लाओ तो क्या बनेगा, ए वेक्टर इंटीग्रेशन 0 से t dt इक्वल टू इंटीग्रेशन u वेक्टर से v वेक्टर dv वेक्टर, राइट। चलो इस साइड को सॉल्व करो, ए वेक्टर तो ए वेक्टर, dt का इंटीग्रेशन होगा t अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये आ जाएगा t। इस साइड को सॉल्व करो तो dv वेक्टर का इंटीग्रेशन होगा v वेक्टर, पहले v माइनस u, तो v वेक्टर माइनस u वेक्टर। समझ में आ गया। अब इसको अगर सॉल्व करोगे ना, देयरफॉर इस साइड आ गया हमारा v वेक्टर इक्वल टू u वेक्टर प्लस a वेक्टर इनटू t, एंड द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इज डिराइव्ड। फर्स्ट इक्वेशन इज डिराइव्ड। ऐसे तुम लोगों को लिखना पड़ेगा क्योंकि ये तुम्हारा बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम। पहला डेरिवेशन ऑफ द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, उसको हम लोग कौन से मेथड से कर रहे हैं, कैलकुलस मेथड से। सिचुएशन क्या है मैं आपको बता दिया, एक ऑब्जेक्ट स्टार्ट किया मूव करना, t इक्वल टू 0 पे r इनिशियल पे था, t इक्वल टू t में मतलब कुछ टाइम बाद t सेकेंड बाद इट बिकम्स, इस पोजीशन वेक्टर बिकम्स r फाइनल एंड इस वेलोसिटी बिकम्स v वेक्टर। सो व्हाट इज द कैलकुलेशन वी नीड टू डू इज, पहले एक्सेलरेशन से शुरू करते हैं तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव। क्लियर है, अच्छे से लिख लो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को, फिर हम लोग सेकंड और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी डिराइव कर देंगे। ठीक है, अच्छे से लिख लो पूरा ये वाला पार्ट, फिर ये कर देंगे, फिर हम लोग चलेंगे सेकंड में। ठीक है, फॉर द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लिख लो। हो गया बच्चों, फर्स्ट इक्वेशन हो गया। सेकंड इक्वेशन में आते हैं। सेकंड इक्वेशन देखिए, सेकंड इक्वेशन के लिए वी नो, हम लोग को क्या पता है ना, वी नो v वेक्टर इक्वल टू dr वेक्टर बाई dt। ये सब वी नो v वेक्टर इक्वल टू dr वेक्टर बाई dt। r वेक्टर क्या है, वही x और y वाला है ना, मैं पहले ही बताया था। r वेक्टर इज x के xi क्या प्लस yj के बाद अलग अलग करते हैं vx vy बड़े से। इसको इस साइड ले आओ तो v वेक्टर dt इक्वल टू dr वेक्टर है कि नहीं। अब क्या करना है, सब फटाक से, मतलब ऐसे फिजिक्स करते करते ना आपको मतलब वो बोलते हैं ना करंट लगेगा टाइप्स, कि देख के पता चला ओ अभी तो इंटीग्रेशन करना है कि नहीं। हर बार ये सब ऐसे करते हैं तो क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेशन, इधर इंटीग्रेशन इधर इंटीग्रेशन। वेरिएबल भी देखना है, वेरिएबल देख लो, यहाँ पे वेरिएबल कौन है, टाइम, कहां से कहां तक, 0 से t तक। जब 0 पे था तो r वेक्टर मींस पोजीशन वेक्टर कितना था, ri वेक्टर, और जब चला गया t पे तो इसका पोजीशन वेक्टर चेंज होकर कितना हो गया, rf वेक्टर। तो ये हो गए हमारे लिमिट्स, है कि नहीं। सिंपल सिंपल सी बातें हैं, ये हो गए हमारे लिमिट। अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो v है ना, ये v कांस्टेंट नहीं है। क्यों कांस्टेंट नहीं, क्योंकि एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन है तो v कांस्टेंट कैसे होगा, तो मैं v को बाहर नहीं निकाल सकता। बट फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में हम लोगों को क्या पता है ना, v वेक्टर इक्वल टू u वेक्टर प्लस a वेक्टर इनटू t। ये हमें पता है ऑलरेडी, कहां से, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से। तो इसको यहां पे पुट कर देंगे, तो पुट करेंगे तो क्या होगा ना, देयरफॉर इंटीग्रेशन 0 टू t, v के बदले u वेक्टर प्लस a वेक्टर t dt इक्वल टू इंटीग्रेशन r इनिशियल से r फाइनल dr। क्या मेरी बात क्लियर है, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है सबको। सिंपल सिंपल से कैलकुलस मेथड में डिराइव कर रहे हैं हम लोग, है ना। अब देखो इंटीग्रेशन काम में आएगा, इंटीग्रेशन कैसे सीखे थे ना, जब भी दो टर्म आ रहा हो तो पहले क्या करो, सेपरेट। तो इंटीग्रेशन 0 से t u वेक्टर dt प्लस इंटीग्रेशन 0 टू t a वेक्टर t dt इक्वल टू, इस साइड सॉल्व करोगे तो r फाइनल वेक्टर माइनस r इनिशियल वेक्टर, बिकॉज dr वेक्टर का आएगा r वेक्टर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। क्लियर। अब इसको सॉल्व करते हैं, इस वाले पार्ट। अगर इस वाले पार्ट को सॉल्व करोगे, दिस इंप्लाइज अच्छा देखो, दिस u इज द इनिशियल वेलोसिटी।
अब no matter what the initial velocity is fixed, that is u vector. So u vector we can take out. So it will be u vector into integration dt 0 to t plus here a vector is also constant, so a vector is out from 0 to t dt equal to r final minus r initial. Look at this, r final minus r initial, and the change in position vector is also known as displacement vector. ब्रैकेट में लिखना s vector equal to displacement, s vector equal to displacement. ऑलराइट, ये आ गया हमारा, मैं इसको मिटा देता हूं s vector. अब इसको इंटीग्रेशन को सॉल्व करो, वेरी वेरी इजी. इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, u वेक्टर इंटू टी प्लस इसको सॉल्व करोगे तो आएगा a वेक्टर, इसका इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू s वेक्टर. तो फाइनली हमारा क्या बना इक्वेशन, s वेक्टर इक्वल टू u वेक्टर t प्लस हाफ a वेक्टर t स्क्वायर. दिस इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव्ड. Therefore, second equation of motion is derived. Second equation of motion को हम लोग derive कर दिए. S vector equal to u vector into t plus half a vector t square. पूरा अच्छे से this is the derivation of the second equation of motion by calculus method. पहले v से स्टार्ट करते हैं, फिर v का वैल्यू डालते हैं u प्लस ए टी, फिर सॉल्व कर देते हैं, तो हमारा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी डिराइव हो गया. अच्छे से लिख लो इसको, फिर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी डिराइव कर लेंगे. बहुत इजी है, इसी तरह का, कोई दिक्कत नहीं. ले लीजिए आप. चलो हो गए बच्चों. सेकेंड इक्वेशन के बाद हम लोग डिराइव करते हैं थर्ड इक्वेशन, और ये भी उसी तरह कैलकुलस मेथड से ही कर रहे हैं हम लोग. बहुत इजी है, याद करो. वी नो, हम लोगों को पता है, वी नो क्या पता है ना, एक्सेलरेशन के दो फॉर्मूले आए थे. एक आया था डीवी वेक्टर बाई dt, और एक आया था a वेक्टर इक्वल टू v वेक्टर इंटू dv वेक्टर बाई dr. याद करो, मैं आप लोगों को dx लिखवाया था वहां पे, dv बाई dx, लेकिन यहां पे तो r वेक्टर है तो r वेक्टर. दो फॉर्मूले आए, इसको तो ऑलरेडी यूज कर चुके हैं. सो इफ यू विल यूज दिस इक्वेशन, then what we will find, ना a वेक्टर इक्वल टू v वेक्टर इंटू dv वेक्टर बाई dr वेक्टर. dr वेक्टर को इधर ले आओ तो क्या बनेगा, a वेक्टर dr वेक्टर इक्वल टू v वेक्टर इंटू dv वेक्टर. राइट, अब क्या करना है, फटाक से पता चलेगा कि इधर इंटीग्रेशन करना है, इधर इंटीग्रेशन करना है. अच्छा, इधर वेरिएबल कौन है, r. तो r का रेंज क्या है, r इनिशियल से लेकर r फाइनल तक, और इसी r इनिशियल से r फाइनल के दौरान वेलोसिटी क्या चेंज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल वेलोसिटी है. सो ये चेंज हो रहा है फ्रॉम u वेक्टर टू v वेक्टर. ऑलराइट, नाउ सिंपली लेट अस डू द इंटीग्रेशन. हाउ विल डू द इंटीग्रेशन, यू टेल मी वन थिंग. हियर एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, सो इट कैन बी टेकन आउट. So acceleration comes out and integration of dr becomes r final vector minus r initial vector, and in this side it is v dv. So it will be v square by 2 from u vector to v vector. So now if you will solve the integration, you look at this. Here it is a vector, and what is r final minus r initial, that is the displacement vector. So a vector और ये हो गया s vector equal to this side it will be v square by 2 minus u square by 2. V square by 2 minus u square by 2. So if you to bring to this side, so it will be 2a vector dot s vector equal to v square means magnitude of v vector का square, and u square means magnitude of u vector का square. So this implies mod v vector का square equal to mod u vector square plus 2a vector dot s vector. This is the formula for the third equation of motion. इसको अगर और अच्छे से तुम लोग लिखोगे ना, पूरा वेक्टर फॉर्म में, प्योर वेक्टर फॉर्म में,
तो जस्ट रिमेंबर, इफ यू रिमेंबर वन थिंग, वेक्टर अगर याद है तो मैंने आपको एक चीज सिखाया था कि ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्या होता है। ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर मतलब मॉड ए इंटू cos 0 इज 1, सो इट बिकम्स mod a vector whole square. So here it is mod b vector whole square. So what I can write? I can write it as b vector dot b vector equal to mod u square will be u vector dot u vector plus 2a vector dot s vector. This is the real vectorial equation for the third equation of motion, real vector equation. हम यूज ऐसे ही कर देते हैं डायरेक्टली, बट दिस इज द रियल वेक्टर इक्वेशन जो कि काम का चीज है। समझ में आया? ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड वाला होता है थोड़ा सा, बिकॉज कि हम लोग को एक दूसरा फॉर्मूला यूज करना पड़ता है जो कि नॉर्मल फॉर्मूला से आउटसाइड। हालांकि मैं ये फॉर्मूला आपको लिखाया था और इस तरह के क्वेश्चन में मैं आपको एक सॉल्व करवाया था व्हेन ए एंड एक्स रिलेशन वाज गिवन फ्रॉम यू। क्लियर है बच्चों? So this is how we derive the three equations of motion by calculus method. Graphical method भी है, वो बाद में सीखेंगे जब ग्राफ्स पढ़ेंगे। अभी के लिए हमें कैलकुलेशन मेथड सीखना था। So this is the way of deriving. सब लोग डेरिवेशन को अच्छे से 1 से 2 बार प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ऐसे वाले क्वेश्चन डेरिवेशन जरूर पूछेगा। There is no reason कि ऐसे क्वेश्चन ना आए। Definitely it is going to ask one of the derivations of these three equations by calculus method और by graphical बाद में सीखेंगे this। ऑलराइट, सो इसको अच्छे से लिख लो। उसके बाद हम लोग सीखेंगे व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ दीज इक्वेशंस, व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ दीज इक्वेशंस फॉर सॉल्विंग डिफरेंट न्यूमेरिकल्स। ऑलराइट बच्चों, तो आप इसको अच्छे से उतार लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते। चलो बच्चों, कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। जो भी हम 3 इक्वेशन ऑफ मोशन निकाले, हम हालांकि काफी सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, है ना, काफी सारे। एक बेसिक न्यूमेरिकल जो है, जो कि आप क्लास 9 में इस तरह के न्यूमेरिकल कर चुके होंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स, वो मैं आपको पहले करवाऊंगा। फिर हम लोग धीरे धीरे अच्छे क्वेश्चंस पे बढ़ते जाएंगे। ऑलराइट, वेरी गुड क्वेश्चंस वी विल गेट, एंड उस क्वेश्चंस को हम लोगों को समझना है और हमें उसी चीज को अच्छे से एनालाइज करके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है ना। तो ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, वेरी बेसिक क्वेश्चन, मतलब इतना आसान क्वेश्चन जिंदगी में देरी देखे होगे तुम्हें वैसा वाला। क्या बोला है ना, ए मैन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। याद रखो, जब भी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट बोल दे, इसका मतलब कभी भी अगर लिख दिया स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, दैट मीन्स इट्स इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू 0। कभी भी अगर बोला इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, दैट मीन्स द इनिशियल वेलोसिटी विल बिकम 0। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होंगे। ओके सर, उसके बाद क्या होगा ना, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट तो इनिशियल वेलोसिटी 0 एंड मूव्स विथ है कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ऑलरेडी बोल दिया है एक्सेलरेशन इक्वल टू कांस्टेंट। ऑलरेडी क्या बोल दिया है, एक्सेलरेशन इक्वल टू कांस्टेंट, और वो कितना है ना, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। मतलब अगर मैं ऐसे डायग्राम ड्रॉ करने की बात करूं, तो ये अगर t इक्वल टू 0 है, वो यहां से स्टार्ट किया, तो इस टाइम में उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 था और एक्सेलरेशन पॉजिटिव था 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड दिस एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। तो ये कहां मूव करेगा, राइट साइड मूव करेगा। पहला क्वेश्चन क्या पूछा सुने, पहला क्वेश्चन, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल आफ्टर t सेकेंड, मतलब कुछ टाइम के बाद एट एनी टाइम वेलोसिटी पूछ रहा है। तो पहला वाला के लिए कौन सा इक्वेशन यूज करूंगा, v इक्वल टू यू प्लस एटी। v मुझे फाइंड आउट करना है, इनिशियल वेलोसिटी इज 0, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट 1, एंड आफ्टर हाउ मच टाइम आई हैव टू फाइंड 3, सो इट विल बी 3। So v equal to 3 meter per second. So the velocity of the particle after 3 second is 3 meter per second. ये हो गया आंसर, फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। सेकंड क्वेश्चन होता है डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन फर्स्ट 5 सेकंड। फर्स्ट 5 सेकंड मतलब 0 से 5 के बीच, है ना। अच्छा, सेकंड डिस्टेंस ट्रैवल्ड। एक बात देखो, इनिशियल वेलोसिटी 0 था, फिर एक्सेलरेशन 1 है, मतलब ये जिंदगी भर ऐसे ही चलता रहेगा, सीधा चलता रहेगा, कहीं भी ये डायरेक्शन चेंज करने की कोई चांस नहीं है।
क्यों नहीं है समझ में आया? बिकॉज की इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो था और एक्सीलरेशन जिधर है वेलोसिटी उधर ही बढ़ेगा, तो बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया जिंदगी भर बढ़ता जाएगा। ये चेंज कब होगा? जब वेलोसिटी और एक्सीलरेशन उल्टा होंगे तब प्रॉब्लम होगा कि वो जाके कहीं से रिटर्न करेगा। तो उस केस में हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग फाइंड आउट करना पड़ेगा। अभी लेकिन हमें कोई टेंशन नहीं है क्योंकि अभी उसका डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सब कुछ सेम है। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन फर्स्ट 5 सेकंड मतलब s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, फॉर्मूला डाल दे 0 प्लस हाफ इंटू 1 इंटू 5 का स्क्वायर 25/2 12.5 मीटर। मतलब आफ्टर 5 सेकेंड अगर मैं बात करूं ये t इक्वल टू 3 सेकेंड है सपोज और ये t इक्वल टू 5 सेकेंड है सपोज, तो हमें क्या मिला पहले ना t इक्वल टू 3 में इसका वेलोसिटी मिला, इसका वेलोसिटी कितना आया ना 3 मीटर पर सेकेंड और t इक्वल टू 5 में इसका डिस्टेंस कितना आया 12.5। तो ये वाला पोजीशन जो है ये डिस्टेंस इज 12.5 मीटर। समझ में आ गया? उसके बाद डिस्टेंस ट्रैवल्ड बिटवीन 3 सेकेंड एंड 5 सेकेंड, 3 सेकेंड से 5 सेकेंड के बीच में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, ये वाला डिस्टेंस पूछ रहा है। तो देखो यहां से 5 सेकेंड तक हो गया 12.5। अगर मैं यहां से 3 सेकेंड तक निकालना चाहूं s3 तो कितना आएगा? s3 सेकेंड ऐसे लिखता हूं s3 सेकेंड तो कितना आएगा ना ut मतलब 0 प्लस हाफ इंटू 1 इंटू 3 का स्क्वायर 9/2 इज 4.5। सो ये आ गया 12.5, ये आ गया 4.5। तो ये कितना हो गया? देयरफॉर इट बिकम्स 8 मीटर। ये वाला डिस्टेंस कितना आ गया? 8 मीटर। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा 8 मीटर। इसका आंसर कितना आया? 12.5 मीटर। ऐसे वेरी वेरी सिंपल, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड ही तो है। क्या फाइंड आउट करना है? देखो ये s 5 सेकेंड आया, ये आया s इन 5 सेकेंड, ये आया s इन 3 सेकेंड, तो 3 सेकेंड में इतना तक आया था ये वाला डिस्टेंस, है ना? ये वाला डिस्टेंस कितना आया? 4.5 और ये टोटल है 12.5। सो दिस विल बी 12.5 माइनस 4.5 8 मीटर। ऑलराइट, तो सेकंड बिट सॉल्व, थर्ड बिट सॉल्व, फोर्थ बिट वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 15 मीटर। ऑलराइट, ये 1 2 3 मैं ऊपर से मिटा रहा हूं क्वेश्चन, है ना? मुझे ऊपर सॉल्व करना है, क्वेश्चन तो आप लिख ही लिए होंगे, है ना? ऊपर से मैं मिटा रहा हूं जो 3 हो गए। क्या पूछा है? वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 15 मीटर। मतलब कि 4 मीटर के लिए आपको u पता है 0, a पता है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और कितना डिस्टेंस में होता है s दिया है 15 मीटर। आपको क्या पूछा है? वेलोसिटी v का वैल्यू क्या दिख रहा है? सब कुछ v u a और s, उनके बीच में रिलेशन क्या होता है ना? v स्क्वायर इक्वल u स्क्वायर प्लस 2as। तो v स्क्वायर हमें चाहिए u स्क्वायर 0 प्लस 2 इंटू a 1 और s का वैल्यू 15, तो 15 इंटू 2 30, तो v का वैल्यू आ गया √30 मीटर पर सेकेंड। तो ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। इसका आंसर आया v इक्वल टू √30 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है पूरा? बहुत इजी, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। उसके बाद वाला देखो, द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द पार्टिकल बिफोर इट्स वेलोसिटी बिकम्स 15, मतलब इसका उल्टा। क्या बोल रहा है फोर्थ बिट में ना? वेलोसिटी हो गया 15 मीटर पर सेकेंड और u तो वैसे भी 0, एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तुम्हें पूछ रहा है डिस्टेंस कितना है, तो भी देख के पता चल रहा है कि u v और a पता है, तो s निकालो। तो फिर से डालो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s, तो s का वैल्यू कितना है? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2a। v स्क्वायर 15 का स्क्वायर 15 स्क्वायर इज 225 माइनस u स्क्वायर इज 0 बाई 2 इंटू 1 इज 2, तो 225 बाई 2 इट विल बी 112.5 मीटर। तो लास्ट वाले का आंसर कितना आ गया हमारा? 112.5। तो ये है हमारी पूरी मोशन की एनालिसिस और क्या क्या सिंपल टाइप्स के क्वेश्चन आ सकते हैं वो बताया हमने। सिंपल टाइप्स के क्वेश्चन जिसमें आपको इनिशियल वेलोसिटी खाली पता था, u इक्वल टू 0 पता था और एक्सीलरेशन पता था, बाकी तो कुछ नहीं पता था। तो हम क्या क्या फाइंड आउट किए? कोई भी टाइम पे वेलोसिटी का वैल्यू कैलकुलेट कर दिए पहला क्वेश्चन में। दूसरे में कोई भी टाइम में कितना डिस्टेंस कवर करेगा वो भी कैलकुलेट कर दिए फॉर्मूला लगा के।
तीसरे क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट किए ना, तीसरे क्वेश्चन में हम लोग कैलकुलेट किए कोई भी दो टाइम के बीच में 3 सेकंड 5 सेकंड के बीच में कितना, उसी तरह 4 सेकंड 8 सेकंड के बीच में कितना, इट कैन आस्क लाइक दैट, वो वाला एक फॉर्मेट है। फिर फोर्थ क्वेश्चन में कोई भी डिस्टेंस जब चला गया होगा तो वहां पे उसका वेलोसिटी कितना हुआ होगा उसका कैलकुलेशन। और फिफ्थ में लास्ट में हम लोग सीखे कि कितना भी वेलोसिटी अगर हो जाएगा तो उसके लिए उसको कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, ये उसका कैलकुलेशन। पूरी फॉर्मेट 5 क्वेश्चन में मैं आपको 5 अलग अलग चीजें सिखाया हूं। पहला चीज सिखाया कोई भी टाइम पे वेलोसिटी फाइंड आउट करना, दूसरा सिखाया कोई भी टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, तीसरा पॉइंट सिखाया कोई भी दो टाइम के बीच में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, 3 से 5 के बीच में, 4 से 8 के बीच में, 5 से 7 के बीच में, लाइक दैट। फोर्थ फॉर्मेट सिखाया कोई भी डिस्टेंस जाने के बाद उसका वेलोसिटी कितना हुआ होगा। जैसे 15 मीटर चला गया तो जब 15 मीटर क्रॉस कर दिया वहां पे उसका वेलोसिटी कितना हुआ होगा उसका कैलकुलेशन। एंड लास्ट में सिखाया कि अगर कोई भी वेलोसिटी आएगा, जैसे 0 से स्टार्ट किया, बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, जब उसका वेलोसिटी हो गया होगा 15 मीटर पर सेकेंड, तो बता वो कितना डिस्टेंस चला गया होगा। सो दिस इज द कैलकुलेशन, दिस इज द वे टू कैलकुलेट। और पूरी मोशन की एनालिसिस हम लोग कर सकते हैं अगर हमें सिर्फ इनिशियल वेलोसिटी गिवन था तो। और ये स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट बोला था, इसीलिए हम लोगों को समझ में आना चाहिए स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट मतलब u इक्वल टू 0। क्लियर है बच्चों? एक सिंपल क्वेश्चन, वेरी बेसिक क्वेश्चन, लेकिन जिसके अंदर सारे अलग अलग फॉर्मेट का मैं बिट डाल दिया हूं। ठीक है, हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन सीखेंगे। ये तो सिंपल हो गया ना, बेसिक हो गया है ना। तो आप इसको पहले लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अच्छे से लिख लीजिए साथ का सॉल्यूशन, 5 बीट और 5 बीट का सॉल्यूशन अच्छे से लिखिए आंसर के साथ। ओके बच्चों, तो आपका पहला वाला बेसिक क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन आपका हो गया होगा। आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, पूछ सकते हो, क्या है मैं समझा दूंगा आपको। मैं कुछ नोट्स आपको लिखवाना चाहता हूं, है ना। कुछ नोट्स किसके बारे में ना, अबाउट द इक्वेशंस दैट वी डिराइव। हम जो इक्वेशन को अभी डिराइव किए, इक्वेशन ऑफ मोशन को अभी डिराइव किए, उस इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में कुछ नोट्स, है ना। अच्छा, सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो भी हम इक्वेशंस डिराइव किए वो स्केलर में किए कि वेक्टर में किए, वेक्टर में। तो द इक्वेशंस आर वेक्टर इक्वेशन। पहली बात है द इक्वेशंस आर वेक्टर इक्वेशन, वो स्केलर इक्वेशन नहीं है, दे आर वेक्टर इक्वेशन। पहली बात। अच्छा, अगर वेक्टर इक्वेशन है तो खाली 1 डायमेंशन में वैलिड होंगे कि 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, जो भी डायमेंशन में वैलिड होंगे, सारे डायमेंशन। हालांकि हम जो अभी पढ़ रहे हैं स्ट्रेट लाइन के लिए पढ़ रहे हैं, बट जरूरी नहीं है कि वो हमेशा स्ट्रेट लाइन के लिए ही ऐसे इक्वेशन यूज करे, है ना। क्योंकि इन द नेक्स्ट चैप्टर वी विल डू द मोशन एनालिसिस इन 2 डायमेंशन, then also we will use these formulas to calculate the final velocity, final position, distance, time, everything. Alright, we will be doing the same. So we will apply these equations not only to 1 dimension, since these are vector quantities, we can use them to 2 dimension and 3 dimension. So these equations are valid. These equations are valid for 2D as well as 3D, 3D मोशन। कोई भी 1D, 2D, 3D तीनों टाइप का मोशन के लिए वैलिड होते हैं ये इक्वेशन। लेकिन ऐसा नहीं कि कोई भी मोशन के लिए हम इक्वेशन लगा दें, नहीं। ओनली एप्लीकेबल, ये सिर्फ एप्लीकेबल तब होगा व्हेन एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट, व्हेन एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट। एंड एक्सीलरेशन कांस्टेंट का मतलब 2 चीजें, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट होगा तभी एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा। और एक्सीलरेशन कांस्टेंट होने पर ही हम लोग अप्लाई कर सकते हैं ये इक्वेशंस, वरना अप्लाई कर दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, आंसर नहीं आएगा, गलत आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है ना, एस वेक्टर जहां पे भी दिखा इन द इक्वेशन, जो भी हमें एस वेक्टर दिखा इन द इक्वेशन रिप्रेजेंट्स द डिस्प्लेसमेंट, रिप्रेजेंट्स द
डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्टेंस नहीं बताता है, दिस रिप्रेजेंट्स द डिस्प्लेसमेंट नॉट डिस्टेंस, दिस इज रिप्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट नॉट डिस्टेंस, डिस्टेंस नहीं है। तो अगर क्वेश्चन में डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए कभी बोला हो तो आप लोग ऐसे मनमर्जी कर मत देना, समझ रहे हो, इसमें गड़बड़ होगा। क्यों? उसके लिए एक एग्जांपल छोटा सा, ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल। सपोज देयर वाज ए ब्लॉक हियर, है ना, देयर वाज ए ब्लॉक हियर, ब्लॉक का जो इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी वो है u इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड राइट साइड, 4 मीटर मतलब +4 है ना, +4 का मतलब राइट साइड, ठीक है। तो इसका वेलोसिटी इधर है, इनिशियल वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड है कि, उसके बाद लेकिन इसका जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट एंड इक्वल टू -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब दिक्कत होगा, इसका जो एक्सेलरेशन है वो किधर है, माइनस मतलब पीछे, वो भी कितना है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, माइनस का मतलब पीछे, तो फिर से माइनस लिखने की जरूरत नहीं। अब सोचो, इसका वेलोसिटी हो गया राइट साइड, एक्सेलरेशन हो गया लेफ्ट साइड, तो इसका वेलोसिटी क्या होगा, डिक्रीज, डिक्रीज हो गया कहीं पे 0, फिर रिटर्न आएगा। तुम्हें क्वेश्चन पर बोला कैलकुलेट डिस्टेंस ट्रैवलिंग, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 4 सेकेंड, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 4 सेकेंड। तो कोई बोला कि ठीक है सर क्या फर्क पड़ता है, स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, हम इसका देते हैं s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। मैं बोला ओके कर दो, तो वो कर दिया। s इक्वल टू u कितना है 4 इंटू t कितना है 4 इंटू 4 प्लस हाफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कितना है 2 -2 है ना, -2 इंटू t स्क्वायर, t 4 सेकेंड, तो 4 का स्क्वायर, तो ये आ गया 16 - 16 0। तो कोई बोला कि सर 0 0, मैं बोला थोड़ी 0 गलत है, ये गलत है। क्यों गलत है, ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये जाएगा जाएगा जाएगा, कोई एक जगह में इसे जाएगा जाएगा जाएगा, कोई एक जगह पे इसका वेलोसिटी क्या होगा 0, उसके बाद वो वहां से क्या करेगा, ऐसे वापस आएगा, ऐसे जाएगा फिर ऐसे वापस आएगा, है कि नहीं। अच्छा वेलोसिटी कहां पे 0 होगा देखते हैं ना, वेलोसिटी कहां पे 0 होगा देखते हैं। हमें पता है कि v इक्वल टू u प्लस at, ये तो मैं अप्लाई कर ही सकता हूं, है ना। फाइनल वेलोसिटी क्या बना दो 0, तो u कितना दिया है 4 प्लस एक्सेलरेशन इज -2 इंटू t, तो t का वैल्यू आ गया 4/2, दैट इज 2 सेकेंड। मतलब ये t इक्वल टू 2 पे जाके अपना वेलोसिटी 0 कर दिया। अब वापस आया, जब वापस आया ध्यान से सुनना, जब वो वापस आया ऐसे इधर गया, इधर से वापस आया, तो वापस आते टाइम यहां पे वेलोसिटी क्या हुआ 0। तो मैं काम करता हूं, यहां पे बना देता हूं, ठीक है, यहां पे बना देता हूं। फॉर रिटर्न जर्नी, फॉर रिटर्न, जब वो रिटर्न कर रहा था, ठीक है, जब वो रिटर्न कर रहा था तब इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गया 0, क्योंकि यहां से स्टार्ट किया। और एक्सेलरेशन अभी क्या हो गया ना, -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही लो, क्योंकि लेफ्ट है कि नहीं। अच्छा 2 सेकेंड तो खत्म हो गए, और 2 सेकेंड मतलब t इक्वल टू 2 सेकेंड, क्योंकि हमें पूछा है डिस्टेंस ट्रैवलिंग 4 सेकेंड, यहां से यहां पहुंचने में 2 सेकेंड चला गया, दिस इज t इक्वल टू 2 सेकेंड, 2 सेकेंड चला गया, तो और 2 सेकेंड का कैलकुलेट करना है हमें, तो t इक्वल टू 2 सेकेंड, तो s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर डालो, u तो 0 है, माइनस हाफ इंटू 2 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 कैंसिल हो गया, क्या आ गया 4 मीटर, कितना आ गया 4 मीटर। अच्छा पहले देखो ये जब जा रहा था t इक्वल टू 2 पे 0 हुआ, और डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया ना, u का वैल्यू है 4 इंटू 2 माइनस हाफ इंटू 2 इंटू 2 स्क्वायर, कैंसिल हो गया, 8 - 4 कितना आया 4 मीटर। मतलब जाते टाइम ये जो डिस्टेंस था उसका, ये डिस्टेंस कितना गया था वो 4 मीटर, तो 4 मीटर गया, फिर ये 4 मीटर वापस आया, माइनस आएगा क्योंकि लेफ्ट साइड हो रहा है, माइनस आया, देयरफॉर 4 मीटर टुवर्ड्स लेफ्ट, है ना, माइनस का मतलब क्या है 4 मीटर टुवर्ड्स लेफ्ट। तो क्या हुआ ध्यान से सुनिए,
स्टार्ट जब किया था वेलोसिटी था 4 मीटर पर सेकेंड एंड एक्सेलरेशन वाज 2 मीटर पर सेकेंड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन. So these, since acceleration and velocity are in opposite direction, velocity will decrease and at some point the velocity will become 0. So now here after the velocity will become 0, if it wants to continue its motion, it have to return back. क्योंकि acceleration left side है. So it will come back. So when it will come back, it has already traveled 2 seconds, but we need to calculate in 4 seconds. So I will calculate what is the distance that it will travel in the next 2 seconds. तो इन द फास्ट 2 सेकेंड, ये फास्ट 2 सेकेंड, ये फॉरवर्ड जर्नी का है. फॉरवर्ड जर्नी ये किसका है? फॉरवर्ड जर्नी का है. दिस इज द फॉरवर्ड जर्नी. ऑलराइट, दिस इज द फॉरवर्ड जर्नी. फॉरवर्ड जर्नी में वेलोसिटी t इक्वल टू 2 पे 0 हुआ और 0 होने तक वो 4 मीटर ट्रेवल किया. एंड ड्यूरिंग द बैकवर्ड जर्नी यहां पे इनिशियल वेलोसिटी 0 हुआ, 2 सेकेंड में वो इतना ट्रेवल किया तो आके यहीं पे पहुंचा. तो गया 4 मीटर, आया 4 मीटर. क्या मतलब जहां से स्टार्ट किया था वहीं पे आके पहुंचा, इसीलिए तुम्हारा 0 आया है. तो ये क्या आया है? डिस्प्लेसमेंट 0 आया है भाई. ये डिस्टेंस 0 नहीं है. दिस इज नॉट डिस्टेंस. ये गलत है. अगर डिस्टेंस कैलकुलेट करोगे तो दिस विल बी रॉन्ग. इसीलिए बोला कि जो भी हम लोग इसका कैलकुलेशन करते हैं दैट रिप्रेजेंट्स डिस्प्लेसमेंट. डिस्टेंस नहीं है. जैसे इस क्वेश्चन में डिस्टेंस पूछा बट कोई अगर फॉर्मूला यूज किया तो आंसर आया 0, बट आंसर 0 नहीं है बिकॉज 0 इज द डिस्प्लेसमेंट. तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा देखो ना, जाते टाइम गया 4, आते टाइम आया 4. तो देयरफॉर इसका जो आंसर आएगा, इसका आंसर कितना आएगा? 8 मीटर. गया 4 मीटर, आया 4 मीटर. इसको आप लोगों को ध्यान देना है कि जैसे ही बॉडी को देखो, बॉडी का इनिशियल कंडीशन देखो, कोई भी बॉडी जो मूव कर रहा है उसका इनिशियल कंडीशन देखो, तो सबसे पहले ये देखो कि उसका वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का क्या सीन है. अगर वेलोसिटी 0 है तो कोई दिक्कत नहीं, वो चलता रहेगा जिंदगी भर. अगर वेलोसिटी है और एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी एक्सेलरेशन अगर अपोजिट हो गए तो ध्यान देना पड़ेगा कि उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं होगा. कहीं ना कहीं से जाके वो रिटर्न किया होगा. एंड व्हेनेवर इट विल रिटर्न, इट्स डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस विल बी डिफरेंट. तो वहां पे आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा कि कब ऐसा होगा और कब ऐसा नहीं होगा. फॉर्मूला हमेशा अप्लाई करना नहीं चाहिए. फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले फॉर्मूला का रियल एप्लीकेशन नॉलेज होनी चाहिए आपको. तो जब तक आपको आइडिया नहीं होगा कि एस मतलब डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे डिस्टेंस बोला, सब में इसका वैल्यू डाल देगा, आंसर गलत आएंगे. आधे से ज्यादा जेई क्वेश्चन में ऐसे ही करते हैं. क्लियर है बच्चों? सो दिस इज अनदर एग्जांपल. और ये नोट बताया मैं इक्वेशंस के बारे में कि जो इक्वेशंस होते हैं वो स्केलर नहीं वेक्टर इक्वेशंस होते हैं. दूसरा, ये सारे डायमेंशन में वैलिड होते हैं, 1D 2D 3D. हालांकि हम इस चैप्टर पे सिर्फ 1D के लिए अप्लाई करेंगे. तीसरा पॉइंट है कि ये एप्लीकेबल सिर्फ और सिर्फ तभी हो सकता है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, और एक्सेलरेशन कांस्टेंट का मतलब मैग्नीट्यूड v और डायरेक्शन v. फिर लास्ट में पता चला कि इसमें हम लोग जो एस वेक्टर कैलकुलेट करते हैं दैट इज नॉट द डिस्टेंस, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट. तो अगर कभी ऐसा सिचुएशन दिखे कि इनिशियली वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट है तो कहीं ना कहीं से वो रिटर्न करेगा, तो उस केस में डायरेक्टली एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर कैलकुलेट करना समझदारी वाली बात नहीं है. तो हम लोगों को कैसे कैलकुलेट करना पड़ेगा? ना फॉरवर्ड जर्नी का अलग से और बैकवर्ड जर्नी का अलग से. तब हमारा एग्जैक्टली डिस्टेंस का आंसर आएगा और डिस्प्लेसमेंट का भी वही पे आ जाएगा. जैसे 3 मीटर बोलता तो यहाँ पे कहीं पे होता, तो गया 4, आया कुछ, और ये जो बच गया ये डिस्प्लेसमेंट हो जाता है. क्वेश्चन कराने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मैं आपको नहीं करा रहा हूं क्योंकि आपको कुछ बेसिक नॉलेज चाहिए जो मैं दे रहा हूं आपको. और नेक्स्ट क्लास में, है ना, आज का क्लास में हम लोग कांस्टेंट एक्सेलरेशन के मोशन डिराइव किए, बेसिक एग्जांपल्स किए, इक्वेशंस के महत्व के बारे में समझे, इंपोर्टेंस के बारे में समझे. फिर एक अनोखा तरह के क्वेश्चन जिसमें ऑलरेडी इनिशियली उसका यू और एक्सेलरेशन अपोजिट में हो, तो उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग कैसे कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग फॉरवर्ड जर्नी एंड रिटर्न जर्नी. तो बहुत सारी चीजें हम लोग सीखे. नेक्स्ट क्लास विल बी ऑल्सो कंप्लीटली न्यूमेरिकल बेस्ड, इसी इक्वेशन ऑफ मोशन के, लेकिन ऐसे न्यूमेरिकल जो आपके दिल खुश कर देंगे. नीट में और जेई में आने वाले क्वेश्चंस जो ऑलरेडी आए हुए हैं उस तरह के ढेर सारे क्वेश्चन कराऊंगा कल, और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन कराऊंगा कल. तो नेक्स्ट क्लास के लिए, अगले क्लास के लिए आप बिल्कुल तैयार रहना, पूरा अच्छे से बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करके.
सारे क्वेश्चन याद होने चाहिए, कैसे कैसे अप्लाई करते हैं, कहां पे क्या कैलकुलेट करने के लिए कौन सा इक्वेशन लगाना है, वो सब चीजें हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट क्लास। क्लियर है बच्चों? तो तब तक पूरा अच्छे से सारे क्वेश्चन को लिखिए, प्रैक्टिस करिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच।